हेलो स्टूडेंट, हम आगे बात करते हैं फोर्थ चैप्टर औद्योगिकरण के युग के सेकंड पार्ट के विषय में, जहां हाथ का श्रम और वाष्प शक्ति के विषय में बात की गई है। उसके विषय में जो उस समय महारानी जो विक्टोरिया रही है, उसकी कालीन अगर ब्रिटेन की श्रम की कोई कमी नहीं थी। हाथ से काम करने वालों की गरीब किसान और बेकार लोग काम की तलाश में बड़ी संख्या में शहरों को जाते रहे हैं। और जैसे आप देखो, श्रमिकों की बहुतायत होती तो वो वेतन गिर जाते हैं, इसलिए उद्योगपतियों को श्रमिकों की कमी या वेतन में मद में भारी लागत जैसी कोई परेशानी नहीं थी। आप समझ सकते हो कि लोगों को काम मतलब जैसे हमारे देश में बेरोजगारी की समस्या रही है, तो वैसे में लोग अपने परिवार का पालन पोषण करने के लिए कम से कम वेतन में भी काम करने के लिए तैयार हो जाते हैं। यहाँ इसी तरह की बात यहाँ दिखाना जाता है कि उन्हें ज़्यादा वेतन देने की ज़रूरत नहीं पड़ती है उन्हें, और मुनाफा है जो वो ज़्यादातर मालिक हैं वो ही प्राप्त करते हैं यहाँ पे, और श्रमिकों को जो क्या है ज़्यादा वेतन देने की जो ज़रूरत नहीं महसूस की गई है यहाँ पे। तो ये बात यहाँ कहना चाहता है। उसके बाद उन्हें मशीनों में कोई दिलचस्पी नहीं थी, इसके कारण मजदूरों से छुटकारा मिल जाए और जिन पर बहुत ज़्यादा खर्चा आने वाला हो। और बहुत सारे उद्योगों ने श्रमिकों की मांग मौसमी आधार पर बढ़ती रहती थी या घटती रहती थी। मौसमी आधारों की यहाँ बात की गई है, तो इसमें जो गैस घर रहे हैं, शराब खानों में जो सर्दियों के यहाँ के दौरान जो खासा काम रहता था या ज़्यादा काम है वो देखने को मिलता था, ज़्यादा मज़दूरों की ज़रूरत पड़ती थी। क्रिसमस के समय बुक बाइंडर और प्रिंटरों को भी दिसंबर से पहले अतिरिक्त मज़दूरों की दरकिनार रहती थी, क्योंकि बाइंडर और प्रिंटरों की यहाँ बात की गई है। तो जो आज के समय में तो सारा का सारा इलेक्ट्रिक मीडिया हो चुका है। जो ग्रीटिंग कार्ड्स के विषय में बात की गई है यहाँ पे, जो ईसा मसीह के जन्म उपलक्ष्य में जो बांटे जाते थे उसके तौर पे। और बंदरगाहों पर भी जहाज़ों की मरम्मत और साफ़ सफाई का कार्य है वो कभी जो सर्दियों में ही किया जाता था। इस वजह से जो क्या है श्रमिकों की मौसमी मांग के आधार पर यहाँ ज़रूरत पड़ी है, ये बात यहाँ कहना चाहता है। और आगे जिन उद्योगों में मौसम के आधार पर उत्पादन घटता बढ़ता रहता था, वहाँ उद्योगपति मशीनों की बजाय श्रमिकों से ही काम लेने को ज़्यादा महत्व देते आए हैं। और बहुत सारे उत्पाद केवल हाथ से ही तैयार किए जाते थे। मशीनों से तय किस्म के उत्पादों में बड़ी संख्या में बनाए जा सकते थे, लेकिन बाज़ार में अक्सर बारीक डिजाइन और खास आकार वाली चीज़ों को काफ़ी मांग रहती थी। अब क्वेश्चन यहाँ बन जाता है कि हाथ से बनी हुई वस्तुओं को इतना महत्व क्यों दिया जाता था, या हाथ से बनी हुई वस्तुओं को इतना पसंद क्यों किया जाता था, वो बात यहाँ पे है। बाज़ार में अक्सर बारीक डिजाइन के खास आकारों वाली चीज़ों की काफ़ी मांग रहती थी, जहाँ बात की गई है, जिनमें आपने देखा है ब्रिटेन 19वीं सदी में 500 तरह के हथौड़े और 45 तरह की कुल्हाड़ियाँ बनाई जाती थी। इन्हें बनाने के लिए मशीन नहीं, हाथ की कारीगरी का जो इस्तेमाल किया जाता रहा है। और यहाँ तक कि कपड़े के विषय में भी बात आती है, तो अनेक प्रकार के जो मशीनों से आप देखते हो कि एक ही किस्म का जो कपड़ा है वो निर्मित किया जाता है, लेकिन हाथ से बनाते हुए अनेक प्रकार के जो डिज़ाइन वगैरह हैं जो दिए जाते हैं, या मशीनों से इफेक्टिव जो माल है वो बन जाता है जिसको रिजेक्ट कर दिया जाता है। लेकिन हाथ से बनाने की बात आती है, कोई कमियां अगर दिख जाती है तो उसमें सुधार किया जा सकता है। तो ये बात यहाँ पे अच्छी फिनिशिंग है वो देखने को हमें मिलती है यहाँ पे। और दूसरे देशों में भी जो क्या है इसी तरह के जो उत्पादों का जो क्या है ज़्यादा महत्व है वो दिया गया है, यहाँ बात की गई है। उसके बाद आगे बात करता है मज़दूरों की ज़िंदगी है वो किस तरह की रही है बाज़ार में श्रम की बहुतायत से। अगर श्रम की बहुतायत, काम करने वाले लोग ज़्यादा हैं, तो मज़दूरों की ज़िंदगी आप समझ सकते हो जैसे हमारे देश के मज़दूरों की ज़िंदगी रही है कि उन्हें कम से कम वेतन पर भी काम है वो करना पड़ा है, या लोग किस प्रकार जो गांव से काम की तलाश में शहरों की तरफ जाते हैं उस तरह की भीड़ हमें देखने को मिलती है, वो बात यहाँ कही गई है।
और यहाँ शहरों में या फिर हम देखते हैं कि उन्हीं लोगों को काम मिलने की ज़्यादा संभावना रहती है जिनके दोस्त, रिश्तेदार, भाई या फिर कोई करीबी या जान पहचान के लोग वहाँ पहले ही काम कर रहे हैं या वहाँ रहते हैं, तो उन्हें ही काम मिल पाता है। नहीं तो आज के समय में तो काम ढूंढना भी बहुत मुश्किल है, सिफारिश के आधार पर ही मिल पाता है। ये बात यहाँ की गई है। या फिर जो विदाउट जान पहचान के जाते थे उन्हें रैन बसेरों में या घरों में वहाँ रहना पड़ता था काम की तलाश के लिए, काफ़ी समय है, वैसे ही उनका अस्थायी बसेरों में व्यतीत हो जाता था। उसके बाद 19वीं सदी की शुरुआत में वेतन में कुछ सुधार ज़रूर हमें देखने को मिले, और वो देखने को मिले जब नेपोलियन के युद्धकालीन जो समय रहा है उस दौरान हमें इस तरह के सुधार हैं वो देखने को हमें मिले हैं, जहाँ विषय में हम बात करें। उसके बाद आगे आता है कि कुछ मशीनें आ जाती हैं बाज़ार के अंदर। हमने 9th क्लास में भी पढ़ा था, महिलाओं ने जो स्पिनिंग जेनी को जो क्या है नष्ट किया है, उनके विषय में उन्होंने स्पिनिंग जेनी का नष्ट क्यों किया। स्पिनिंग जेनी की यहाँ बात दी गई है कि स्पिनिंग जेनी क्या है। स्पिनिंग जेनी पर नोट लिखे, शॉर्ट क्वेश्चन के विषय में बात आ जाती है कि जेम्स हरग्रीव्स द्वारा 1764 में बनाई इस मशीन को कताई की प्रक्रिया तेज कर दी है, मजदूरों की मांग घटा दी है, क्योंकि एक पहिया घुमाने पर उसमें जो तकलियाँ होती थी जो सूत काट लपेटने का कार्य करती थी, तो वो बहुत सारी तकलियाँ एक साथ कार्य करती हैं सूत लपेटने धागा बनाने में। तो ऐसे में मज़दूरों की मांग है यहाँ गिरी है, ये बात यहाँ कहना चाहता है। तो इस तरह से स्पिनिंग जेनी का महिलाओं ने विरोध किया है क्योंकि उनके काम उनसे छिन रहे थे। 1840 के दशक में शहरों में निर्माण की गतिविधियाँ तेज़ी से बढ़ी, लोगों में नए रोजगार पैदा हुए और सड़कों को चौड़ा किया गया, नए रेलवे स्टेशन बने, रेलवे लाइनों का विस्तार किया गया। तो इस तरह लोगों को जो क्या है वहाँ काम है कुछ समय तक वो प्राप्त हो पाया है। उसके बाद उपनिवेश में औद्योगिकरण। उपनिवेश में औद्योगिकरण आप समझ सकते हो कि उपनिवेश कौन है। भारत एक उपनिवेश था ब्रिटेन का। तो भारत में औद्योगिकरण की रफ्तार, औद्योगिकरण की क्रियाओं के विषय में यहाँ बात की गई है। अब यहाँ भारत का यहाँ वर्णन और जिक्र किया जाएगा। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि भारतीय कपड़े का युग। यहाँ क्वेश्चन बन जाता है कि भारतीय कपड़े का प्रारंभिक इतिहास क्या रहा है, भारतीय कपड़े का प्रारंभिक युग क्या रहा है, इतिहास क्या रहा है। उसके विषय में यहाँ बात आती है मशीनी उद्योगों में युग से पहले अंतर्राष्ट्रीय बाजार में भारत के रेशमी और सूती कपड़ों का ही दबदबा रहा है, जहाँ यहाँ बात की गई है। ये कंटेंट हमारे चलते हैं। बहुत सारे देशों में मोटा कपास पैदा होता था, लेकिन भारत में जो पैदा होने वाली जो कपास है वो महीन किस्म की रही है। और आर्मीनियन की बात करते हैं, फारसी सौदागर की पंजाब से अफ़गानिस्तान, पूर्वी फारस और मध्य एशिया के रास्ते यहाँ से चीज़ें लेकर जाते रहे हैं दूसरे देशों में। और ऊँटों के साथ व्यापार है वो किया जाता रहा है। जो दर्रे रहे हैं रेगिस्तानी के पास रहे हैं, उन्हें पार करके ही जो व्यापार है वो फला फूला है। और समुद्री बंदरगाहों से भी जो खाड़ी के देश रहे हैं, भारत खाड़ी और लाल सागर के मध्य बंदरगाहों से जो जुड़ा हुआ है। पश्चिम बंगाल की जो हम बात करते हैं जो बंदरगाहें हैं उनसे है व्यापार है वो होता है। तो ये बात यहाँ दी गई है। लेकिन एक बात और हम यहाँ पढ़ेंगे सूरत बंदरगाह के तौर पे कि सूरत बंदरगाह है वो हाशिए पर क्यों चलेगी, उसके विषय में बात की जाएगी। 1750 तक भारतीय सौदागरों के नेटवर्क नियंत्रण वाला नेटवर्क टूट जाता है, क्योंकि इंग्लैंड ब्रिटिश यहाँ अनुमति प्राप्त कर लेता है भारतीय राजाओं से, और भारतीय जो व्यापारी हैं उन पर अपना एक उन पर मानसिक दबाव बनाता है, या फिर उन पर व्यापारियों के साथ ज़्यादा टैक्स वगैरह है वो लगा दिया जाता है। इनकी डिमांड पर ही जिन देशों में ब्रिटेन वगैरह में जो भारतीय कपड़ा जो जाता था। आगे बात करता है कि यूरोपीय कंपनियों की ताकत बढ़ती जा रही थी। उन्होंने स्थानीय दरबारों में कई तरह की मैंने बात की है रियायतें हासिल की है। तो ऐसी बंदरगाहें हैं जो हाशिए पर चली गई, सूरत व हुगली।
सूरत बंदरगाह हाशिए पर क्यों चलेगी उसके विषय में बात की गई है। एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पे सूरत बंदरगाह के विषय में, जो अगर हम बात करते हैं तो उसके पहले जिस कर्जे से व्यापार चलता था वह ख़त्म होने लगा और धीरे धीरे स्थानीय बैंकर दिवालिया हो गए हैं। यहाँ पे आखिरकार सालों में सूरत से होने वाले व्यापार का कुल 1.6 करोड़ था और 1710 के दशक तक अगर हम बात करें सिर्फ 30% ही रह गया है, जो इतना जो क्या है वो ख़त्म हो जाता है। तो इस वजह से सूरत बंदरगाह वो हाशिए पर चली जाती है। यहाँ पे मुंबई कलकत्ता जो नए बंदरगाह हैं उनका विकास है, निर्माण है कर देते हैं यहाँ पे वो, और इन्हीं से ही उन पर उनका पूरा नियंत्रण होता है और जहाँ से व्यापार है वो किया जाता है। तो बुनकरों का क्या हुआ ये बात यहाँ की गई है। जो बनाने वाले बुनकर रहे हैं उनका, जो हाथ से काम करने वाले कारीगर रहे हैं, 1760 के दशक में ईस्ट इंडिया कंपनी की सत्ताओं को सुदृढ़ीकरण की शुरुआत से बाद का कपड़ा निर्यात में गिरावट नहीं आई। ब्रिटिश कपास उद्योग अभी फैलना शुरू नहीं हुआ था। यूरोप में बारीक भारतीय कपड़े की जो मांग है वो सबसे ज़्यादा रही है। लेकिन कुछ यहाँ देखने को मिलेगा कि एकदम से ऐसा क्या हो जाता है कि भारतीय कपड़े की मांग है वो ख़त्म हो जाती है। 1760 और 70 के दशकों में बंगाल और कर्नाटक में राजनीतिक सत्ता स्थापित करने से पहले ईस्ट इंडिया कंपनी को निर्यात के लिए लगातार सप्लाई आसानी से नहीं मिल पाती थी, क्योंकि बंगाल हमने 8th क्लास में हमने पढ़ा है जैसे कि ईस्ट इंडिया कंपनी के विषय में कैसे वो बंगाल में अपना शासन है वो स्थापित करते हैं। टिप्पू सुल्तान की बात आती है, उसके शासन को वहाँ से मीर कासिम या मीर जाफ़र को कैसे वहाँ से हटाते हैं और वहाँ आधिपत्य स्थापित कर लेते हैं। तो वो बातें यहाँ पे है। और बुने हुए कपड़े को हासिल करने के लिए जो भारत में और भी कंपनियां हैं, फ्रांसीसी हैं, डच हैं, पुर्तगाली हैं, वो व्यापारी कंपनियां भी भारत में आई हुई हैं। तो सौदागरों से वो खूब मोल भाव करते थे और भारतीय सौदागर उन्हीं को अपना कपड़ा बेचते थे जिन्हें ज़्यादा जो मुनाफा है, जो ज़्यादा बोली लगाता था या ज़्यादा पैसे देता था उन्हें ही। लेकिन एक बार ईस्ट इंडिया कंपनी को राजनीतिक सत्ता स्थापित हो जाने के बाद उन्हें एक अधिकार मिल जाता है, तो वो उन व्यापारियों पर अपना नियंत्रण स्थापित करने लग जाते हैं कि वो किन्हीं दूसरे लोगों को कपड़ा है वो नहीं बेचेंगे। तो उन पर प्रतिबंध लगा दिए जाते हैं। ये बात यहाँ पे है। और जहाँ बात करें तो ये सारे कार्य हैं 2-3 चरणों में यहाँ किए गए हैं कि कंपनी ने कपड़ा व्यापार में सक्रिय व्यापारी और दलालों को ख़त्म करने तथा बुनकरों पर ज़्यादा प्रत्यक्ष नियंत्रण करने की कोशिश की है यहाँ पे। और इन पर नियंत्रण करने के लिए वेस्ट ईस्ट इंडिया कंपनी ने गुमास्ते नियुक्त किए हैं। ये गुमास्ते निगरानी रखते थे उन व्यापारियों पर, सौदागरों पर, कहीं वो दूसरों को व्यापार अपना माल ना बेच दे। ऐसा करते थे उन्हें यातनाएं और सजाएं दी जाती थी, उन्हें मारा जाता था, पीटा जाता था। दूसरा अगर बात करें तो ईस्ट इंडिया कंपनी को माल बेचने वाले बुनकरों को अन्य खरीदारों के साथ कारोबार करने पर पाबंदी यहाँ लगाई गई है। और यहाँ जो किसान रहे उन्हें पहले ही पेशगी रकम दे दी जाती थी। हमने 8th क्लास में भी पढ़ा है कि पेशगी रकम क्या है, पहले ही रकम दे देना। और किसानों ने सिर्फ अपना माल तैयार करना था और जो एजेंट थे, ये गुमास्ते थे, ये आते थे और फसल को काट कर ले जाते थे। इस तरह का ही कार्य है यहाँ किया जाता रहा है जो यहाँ बात की गई है। लेकिन इन के बीच जो टकराव की स्थितियाँ भी उत्पन्न हुई है, जैसे हमने नील विद्रोह के विषय में देखा था 8th क्लास में, हमने पढ़ा है कि नील का विद्रोह है वो। इस तरह की जो यहाँ स्थितियाँ भी ज़रूर देखने को मिली है यहाँ पे। तो ये बात यहाँ कहना चाहता है। आगे हम बात पढ़ेंगे कि भारत में मैनचेस्टर का आना। भारत में मैनचेस्टर, वैसे भारत का मैनचेस्टर आपको पता है अहमदाबाद को कहा जाता है। और मैनचेस्टर की जहाँ बात आती है तो लिवरपूल और मैनचेस्टर जो सूती कपड़े के निर्माण में विश्व के प्रमुख केंद्र हैं। जैसे हम मैनचेस्टर की बात आती है तो वहाँ जो सूती कपड़ों के कारखाने स्थापित किए गए हैं। और भारतीय, जैसे हमने देखा था कि 27% से 220 लाख पाउंड जो कच्चा माल
वहाँ उन्होंने मंगवाया है, तो वो क्या है, इन क्षेत्रों की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, वहाँ ज़्यादा संख्या में जो क्या है कपड़े का निर्माण करने के लिए है। यहाँ हम आगे पढ़ेंगे इस कॉन्सेप्ट को। भारत में मैनचेस्टर का आना है। तब तक आपका धन्यवाद।